नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की अहम और खास खबरों के साथ। और खबर की तह तक में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री की मुलाकात देश के गृहमंत्री अमित शाह से हुई। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब की अहम खबरों पर भी नजर रहेगी और खबर की तह तक जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृहमंत्री अमित शाह से देर रात मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान राज्यसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव और हरियाणा के राजनीतिक हालात को लेकर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई। बड़ी बात यह भी है कि एक हफ्ते के अंदर गृह मंत्री से मुख्यमंत्री की दूसरी मुलाकात है। अमित शाह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूसरी मुलाकात एक हफ्ते के अंदर, और इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। तक में जाने के लिए राजा पटेल इस वक्त हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, कितना अहम इस मुलाकात को माना जाए? मुलाकातें होती रहती हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करते हैं, गृह मंत्री से भी मुलाकात करते हैं, लेकिन ये जो बात आई है कि हफ्ते में दूसरी ये मुलाकात है, तो इस मुलाकात में क्या कुछ अहम विषय रहे होंगे जो चर्चा में हुए हैं? मंत्री मनोहर लाल का जो दिल्ली दौरा है बेहद खास है, क्योंकि कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और इस एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी मुलाकात है। जो जानकारी है कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, उनको लेकर बातचीत तो हुई होगी। और क्योंकि जिस तरीके से जो किसान है वो दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरीके से है, किस तरीके से जो अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, इसको लेकर भी बातचीत हुई। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर पहुंचने से पहले उन्होंने चंडीगढ़ में भी एक बड़ी बैठक ली थी। तमाम जो गृह विभाग के अधिकारी थे, गृह मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में मौजूद थे। तो जाहिर तौर पर क्योंकि किसानों का दिल्ली कूच है और सरकार चाहे केंद्र सरकार की बात करें या फिर प्रदेश सरकार की बात करें, वो हल्के में नहीं लेना चाहेगी। क्योंकि एक बड़ा आंदोलन हमने इससे पहले देखा था किसानों का, जब उन्होंने दिल्ली कूच किया था। तो उसको लेकर केंद्र सरकार काफी अलर्ट पर भी है, लगातार जो राज्य सरकारें हैं उनसे संपर्क में भी है। तो एक बड़ी बैठक कल देर रात दिल्ली में ये हुई है और काफी लंबी ये बैठक चली है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में प्रदेश में किस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आगामी किस तरीके के कार्यक्रम लेंगे, क्या रूपरेखा रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी दौरे पर जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी बातचीत गृह मंत्री अमित शाह से हुई होगी कि किस तरीके की ड्यूटी वहां पर अधिकारियों की, किस तरीके की कानून व्यवस्था वहां पर रहने वाली है। इन सभी पहलू को लेकर बातचीत होती हुई नजर आई है। जी राजा, आपसे और भी बात करेंगे। तो एक अहम मुलाकात, और गृह मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी प्रभारी विप्लव देब से भी मुलाकात की। हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी विप्लव देब से भी देर रात मुख्यमंत्री मुलाकात के लिए पहुंचे थे और इस दौरान भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरी बात, बड़ी बात यहां पर यह भी है कि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। हरियाणा से राज्यसभा में किसको भेजा जाए, इस पर भी लगातार मंथन चल रहा है। और गृह मंत्री के साथ किसान आंदोलन की जो आहट सुनाई दे रही है, उस पर भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। लेकिन विप्लव देब से मुलाकात कितनी खास रही, इस पर भी राजा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। राजा, ये मुलाकात कब हुई थी प्रभारी विप्लव देब के साथ मुख्यमंत्री की, और इस मुलाकात में क्या कुछ विषय रहे चर्चा की? राजा पटेल, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। ये मुलाकात की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री मिलने के लिए पहुंचे और विप्लव देब ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक पोस्ट लिखा कि आज हरियाणा के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से दिल्ली आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष पुस्तक भेंट की। मोदी जी और खट्टर जी की जोड़ी ने प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में जन कल्याणकारी नीतियों से चौतरफा विकास किया है। राजा, आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइए कि हालांकि विप्लव देब ने बता दिया कि ये मुलाकात किन किन विषयों को लेकर हुई, लेकिन और क्या कुछ चल रहा है हरियाणा की राजनीति में इस तरह की मुलाकातों से, और किस तरह की चीजें मजबूत होती हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए?
और बिल्कुल देखिए जाहिर तौर पर ये बड़ी मुलाकात आज सुबह मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा प्रभारी विप्लव देव की जो विप्लव देव का सरकारी आवास है वहां पर हुई है। करीबन 40 मिनट से ज्यादा ये मुलाकात चली है और क्योंकि जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले जो प्रभारी है उन्होंने ट्वीट भी किया है और पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की है। पर अंदर खारे और जो जानकारी हमें बता रही है सूत्रों के अनुसार की बड़ी ये मुलाकात है क्योंकि संगठन को लेकर लगातार बीजेपी की लगातार लिस्टें भी निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में क्या अहम भूमिका बड़े नेताओं की रहने वाली है, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। और ऐसे में क्योंकि प्रभारी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, हर एक जिले की बात करें तो वहां पर लगातार कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं और काफी लंबे समय से ये सिलसिला चलते आ रहा है। तमाम जो चाहे विधायकों की बात करें, निर्दलीय विधायकों की बात करें, 1-to-1 जो हरियाणा प्रभारी है वो दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर फीडबैक ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव है तो उसकी तैयारी भी बीजेपी अभी से जुट चुकी है कि लोकसभा के बाद क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई होगी। संगठन को लेकर जिस तरीके से लगातार जो नयाब सिंह सैनी का संगठन खड़ा हो रहा है, तमाम जो नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं, चाहे उपाध्यक्ष विपुल गोयल की बात करें, तमाम जो महिला मोर्चे में नई नई टीमें शामिल हो रही हैं तो उनको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई होगी जाहिर तौर पर प्रभारी से। और संगठन और किस तरीके से मजबूत हो, जो केंद्र की योजनाएं हैं वो प्रदेश में किस तरीके से लोगों के बीच पहुंच रही है, किन किन कार्यकर्ताओं की आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव नजदीक है वो ड्यूटी लगाई जाएगी, तो उन सभी पहलू को लेकर बातचीत यहाँ पर प्रभारी से मुख्यमंत्री की होती हुई नजर आई है। जी राजा, बहुत शुक्रिया आपका और आपसे अपडेट लेते रहेंगे और तमाम खबरों पर। अब अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी पर रोकथाम के लिए, लगाम लगाने के लिए लगातार कुछ न कुछ कदम उठाए जाते हैं और एक और कदम आला कमान की तरफ से उठाया गया है। सीईसी, पीएसी में एसआरके के ग्रुप के नेताओं को भी जगह मिली। एसआरके यानी रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा। मैनिफेस्टो और डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में भी कई नाम ऐड किए गए हैं जो इस गुट के हैं। कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी गुट के नेताओं को भी इसमें जगह दी गई है। पहली लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का दबदबा रहा था, इस लिस्ट में एसआरके गुट के नेताओं को जगह दी गई है। हरियाणा में अब इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, हालांकि कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन वो अलग अलग दो धड़े नजर आते हैं और इसको लेकर खुलकर भी कई बार नेता बोल जाते हैं। अब इस तरह की कोशिशों से कितना असर हरियाणा कांग्रेस पर पड़ने वाला है और जो गुटबाजी की बात होती है, अलग अलग धड़ों की बात होती है, तो उसमें कितनी एकता निकलकर सामने आएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। जितेंद्र चौधरी मेरे साथ मेरे सहयोगी इस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र, किसी भी पार्टी के लिए गुटबाजी नुकसानदायक होती है। कांग्रेस की गुटबाजी हमेशा से हरियाणा में चर्चाओं में रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर यह कहा जाता है कि भाई हम सब एक हैं, लेकिन वो एकता कई बार नजर नहीं आती है। तो इस तरह की जो कोशिश हुई, अब जिस तरह से लिस्ट आई है, चाहे वो मैनिफेस्टो को लेकर हो या फिर अनुशासन एक्शन कमेटी को लेकर हो, तो इसमें रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी के गुट को तरजीह दी गई है। पहली लिस्ट में बताया जा रहा है कि दबदबा भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का था। तो इस तरह से क्या सामंजस्य बैठ पाएगा? कांग्रेस में जो दो तरफा अलग अलग राहें निकलने की कोशिशें लगातार बढ़ती रहती हैं, उसमें लगाम लग पाएगी? देखिए सर, आपने ठीक कहा, क्योंकि जो दूसरी लिस्ट आई है उस लिस्ट में एसआरके गुट का पूरा दबदबा देखने के लिए मिला है और ये लिस्ट जो है तमाम जो लिस्ट निकाली गई थी उसमें ऐड करने को लेकर के जो नाम है एसआरके गुट के, वो इस लिस्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं। ये अपने आप में इस बात को दर्शा रहा है कि एसआरके गुट का जो दबदबा है वो पूरे तौर पर कायम है। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथ लगे तमाम जो नेता है, उनको जगह दिलवाने का काम जो है वो एसआरके गुट की तरफ से किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें इस लिस्ट की, तो इस लिस्ट में एसआरके गुट जहां देखने के लिए मिला, तो पहली लिस्ट में जो हुड्डा गुट है, उदयभान गुट है, उनके जो तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनको उसमें तरजीह दी गई थी। और न सिर्फ इन दोनों लिस्ट की अगर हम बात करें, बल्कि इससे पहले जब हरियाणा के अंदर हर घर कांग्रेस करके एक अभियान चलाया गया था, उस अभियान को कांग्रेस का अधिकृत अभियान जो है वो बताया गया था। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी तरफ जो एसआरके गुट की तरफ से जो यात्रा चल रही थी, इसको अधिकृत बताने के साथ साथ ये भी घोषित हो गया था कि एसआरके गुट की जो यात्रा है वो कांग्रेस का अधिकृत कार्यक्रम नहीं है। लेकिन इसके बाद इसको भी एफिलिएशन जो है वो पूरे तौर पर कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी तरफ से दी गई। इसके बाद जो लिस्ट है
उस लिस्ट में भी जो रिवाइज लिस्ट दोबारा से निकाली गई, उस लिस्ट में भी जो तरजीह है वो देखने के लिए मिली। तो ये इस बात को दर्शाती है, ये पूरा घटनाक्रम इस बात को दर्शाता है कि लगातार कांग्रेस आलाकमान के संपर्क में जो एसआरके गुट है वो बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में जो भी विषय है उन विषयों को रखने में भले ही कुछ देरी हो रही हो, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को जगह दिलाने में, अपना वर्चस्व कायम रखने की स्थिति में जो है एसआरके गुट जो है वो पूरे तौर पर बना हुआ है। और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि हर जगह उनकी उपलब्धता जो है वो नजर आए, उनकी उपस्थिति जो है वो पूरे तौर पर नजर आए। अच्छा, एक और बात यहां पर यह है कि जो चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, उस दौरान क्या कांग्रेस की एकता नजर आने की कुछ संभावना है हरियाणा में? नासिर, बिल्कुल इस प्रकार की संभावना काफी कम नजर आती है। उसका कारण यही है कि दोनों ही गुट अपनी अपनी राह पकड़ करके अलग चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो व्यापक रूप है वो हुड्डा गुट का यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिलता है, लेकिन एसआरके गुट की तरफ से भी जो 3 नेता हैं उन्होंने पूरी ताकत इस बात को लेकर के लगाई हुई है कि अब अगर कोई वैकल्पिक राजनीति कांग्रेस के अंदर है तो वो एसआरके की है। अब ये देखना है कि ये दोनों गुट जहां तक एक साथ आने की बात है, कई बार केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ये प्रयास किया जा चुका है, लेकिन अभी तक ये प्रयास पूरे तौर पर सफल नहीं हो पाए हैं और कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाई है। अलग अलग राह में कांग्रेस चलती है। हालांकि कांग्रेस के नेता ये कहते नजर आते हैं कि वे जो है इसको लेकर के कांग्रेस की वो जो मजबूत करने का काम है उनकी तरफ से किया जा रहा है और इसी को लेकर के ये तमाम कार्यक्रम देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो भी बढ़ते हुए नजर आता है और एक दूसरे के प्रति उनके अंदर भी कहीं ना कहीं द्वेष देखने के लिए मिलता है। शुक्रिया जितेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। खबर की तह तक में अब अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं हल्द्वानी हिंसा की। हल्द्वानी में हिंसा के बाद हाई अलर्ट पर है प्रशासन। प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मामले पर नजर बनाई हुई है। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। एक अवैध धार्मिक स्थल को तोड़ने के बाद यहां पर हिंसा भड़क गई थी और उसके बाद नतीजा यह हुआ कि आगजनी हुई, फायरिंग हुई, पत्थरबाजी हुई और इस घटना में, इस झगड़े में कई लोग घायल हुए, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हल्द्वानी हिंसा की चर्चा पूरे देश में हुई और हल्द्वानी हिंसा को लेकर उत्तराखंड में भी अलग अलग शहरों में प्रशासन अलर्ट पर रहा। ज्यादा जानकारी के लिए, खबर की तह तक जाने के लिए अभी किस तरह के हालात हैं हल्द्वानी में और क्या कुछ निर्देश सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं, बात करने के लिए नासिर हुसैन हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। नासिर, फिलहाल क्या अपडेट है हल्द्वानी से, क्या हालात हैं वहां पर अभी? देखिए नासिर, हल्द्वानी में हाल कर दी गई है क्योंकि जिस तरीके की हिंसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो पुलिस के उनके साथ बैठक की थी और उनसे कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना दिया जाए। इसको लेकर के जो भी जरूरत हो उसके लिए जितनी भी फोर्स की जरूरत हो वो वहां पर लगाई जाए और साथ ही साथ हर वक्त की मॉनिटरिंग पुलिस के आला अधिकारी करें। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उनसे कहा है कि वो हल्द्वानी पहुंचे और वहां पर कैंप करें, वो लगातार वहीं पर कैंप करें। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे थे, तमाम लोगों से मुलाकात की थी, जो घायल हुए थे उनका घायलों का हालचाल जाना था और साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है उनके इलाज के लिए डॉक्टरों को निर्देशित भी किया था। साथ ही साथ जहां जहां पर भी स्थिति खराब है वहां पर लोगों से अपील करने के लिए बात कही गई है। अब कल से स्थिति सामान्य है, लेकिन कर्फ्यू उस इलाके में जरूर लगाया गया था जहां पर ये हादसा हुआ। बाकी हल्द्वानी में किस तरह का कर्फ्यू नहीं है। पूरे उत्तराखंड को अलर्ट पर रखा गया था। तमाम जगहों पर लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी और कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा ना होना दिया जाए। धारा 144 उन इलाकों में लगाई गई थी जो संवेदनशील इलाके हैं और साथ ही साथ जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की थी। अब ये कह सकते हैं कि जिस तरीके की हिंसा बढ़ी उसके बाद कोशिश सरकार की यही थी, पुलिस प्रशासन की यही थी कि अब हिंसा और ना बढ़े। इसको लेकर के जो जरूरी इंतजाम करने की आवश्यकता थी वो किए गए। अब स्थिति कल से सामान्य है, लेकिन 5 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ऐसे में अब इस मामले की गंभीरता से जांच कराने की बात कही जा रही है कि मामले की सही तरीके से जांच होगी, क्योंकि हादसे के कारण क्या रहे ये नहीं पता चल पाया, क्योंकि
जिस अवैध धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम गई थी, वहां पर क्यों पहले से किस तरह की क्या प्लानिंग के तहत ये हमला जो सरकारी अधिकारी के उन पर किया गया, या फिर ये अचानक हुआ हादसा, ये बहुत सारे जांच के विषय हैं। लगातार पुलिस इस मामले की जांच भी करेगी। फिलहाल सबसे जरूरी ये था कि जो लोग वहां पर घायल हुए हैं उनका उपचार हो सके और साथ साथ वहां पर शांति व्यवस्था बहाल हो सके। नासिर, अच्छा, उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में इस घटना के बाद से किस तरह का अलर्ट रहा और अभी दूसरे शहरों में इस पर क्या कुछ चर्चाएं रही हैं, किस तरह के निर्देश हैं आसपास के शहरों के लिए भी या फिर राजधानी देहरादून के लिए भी? लेकिन नासिर, लगातार जैसे ही इस हादसे की खबर आई थी, तुरंत पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर आ गया था और पुलिस के तमाम आला अधिकारियों ने पूरे उत्तराखंड में अलर्ट कर दिया था। यानी पूरे उत्तराखंड जो पुलिस है उसको अलर्ट कर दिया गया था। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट लगा दिया गया। तमाम जगहों पर फ्लैग मार्च किया गया। तमाम जो चौक चौराहे वहां पर लोगों को इकट्ठा न होने की हिदायत दी गई और साथ ही साथ जो हल्द्वानी से लगता हुआ इलाका, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका उत्तर प्रदेश का वहां से लगता है, वहां कई सारे जिले प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में उन जिलों पर भी हाई अलर्ट के लिए वहां पर भी सूचना दे दी गई थी। तो वहां पर भी इस तरह की कोई घटना ना हो, इस वजह से बहुत संवेदनशील इलाका है रुद्रपुर, हल्द्वानी और जो उत्तर प्रदेश का इलाका वहां से लगता हुआ है, क्योंकि अगर वहां इस तरह की हिंसा भड़क जाती है तो उसको संभाल पाना मुश्किल था। इसीलिए जो आसपास के उत्तर प्रदेश के जिले थे वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया था। साथ ही साथ उत्तराखंड के पूरे 13 के 13 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया। पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा गया, बैकअप फोर्स को तैयार रहने के लिए कहा गया था और साथ ही साथ जो कई जगह ऐसी थी जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी। इसका असर ये हुआ कि जो हिंसा भड़की थी वो तुरंत 24 घंटे से कम समय में काबू कर ली गई और अब किस तरह की हिंसा वहां पर नहीं है। फिलहाल जो जांच के विषय हैं उन पर लगातार पुलिस जांच कर रही है और जो लोग इस तरह के दंगे में शामिल थे उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है, हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और क्या ये दंगा प्रूफ प्लानिंग से किया गया था, इन तमाम चीजों की जांच की जा रही है ताकि जो लोग इसके पीछे रहे हैं दंगे के पीछे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। शुक्रिया नासिर इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और अब रुक करते हैं एक और अहम खबर और ये खबर है हिमाचल प्रदेश से। खबर की तह तक में हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग में अलग अलग विभागों में 44 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक बैठक हुई और इस बैठक में एचएएस के 5 पद सीधी भर्ती से भरने, तहसीलदार के 9 पद, टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर के 6, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के 4 पद और नायब तहसीलदार के 19 पद भरने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में और कौन से विषय थे जिस पर चर्चा हुई, कौन से फैसले थे जो लिए गए, किस तरह के निर्देश दिए गए, इस खबर पर चर्चा के लिए, खबर की तह तक में जाने के लिए मनोज धीमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। मनोज, कैबिनेट की बैठक में 44 पद भरने पर तो फैसला हुआ है, मंजूरी दी गई है, ये कितने अहम पद हैं और दूसरी तरफ और क्या कुछ खास बातें रही इस कैबिनेट की बैठक में? बिल्कुल नासिर, देखिए मंत्रिमंडल की बैठक में जो है वो कई अहम निर्णय भी लिए गए और कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। ऐसे में जो सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो ये बैठक हुई, इस बैठक में सबसे पहले तो जो 14वीं विधानसभा का बजट पारित होगा उसमें राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी गई है, यानी कि अभिभाषण होगा। और उसके बाद फैसला लिया गया है कि जो हमीरपुर चयन आयोग भंग किया गया था, तमाम वो परीक्षाओं को लेकर के वो चर्चाओं में रहा था, उसके लिए भी जो पुलिस की तरफ से जो कानूनी कार्रवाई होनी थी, जो जांच होनी थी, वो लंबित पड़ी है। तो उसके लिए भी एक कमेटी, उप समिति गठित की गई है जिसमें जो है वो 4 मंत्री की जो है वो तैनाती की गई है। 4 मंत्री उसमें जो है उप समिति में रहेंगे। उसके बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश में जितनी भी पट्टे पर या दी गई जमीन है या अनुपयोगी भूमि है उसके लिए भी उप समिति का जो है वो यहाँ पर गठन किया गया। ऐसे में जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और यादविंद्र गोमा मंत्री जो है इसके सदस्य रहेंगे। ऐसे में आगे जो है राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में भी जो भूमि के लिए भी जो अनुपयोगी भूमि है उसके लिए भी उप समिति का गठन किया गया है, जिसमें
जो है वो पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह इसके सदस्य रहेंगे। तो इनके लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि है कि ये इस तरह की जो समितियां वो है गठित की जा रही हैं। इसके बाद जो है मंत्रिमंडल के फैसले जो है लिए गए, उसमें जो जो राजेश धर्माणी है और साथ ही साथ यादविंद्र गोमा, इनको भी अलग अलग समितियों में रखा गया है। साथ ही साथ जिला कांगड़ा के पालमपुर में जो है वो विकास खंड खोलने पर भी मोहर लगा दी गई है। यानी कि जो पालमपुर का एक विकास खंड था जो काफी लंबे समय से चर्चाओं में चला आ रहा था, उसको खोलने की भी बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। तो वहीं अगर बात की जाए तो सोलन जिला की बद्दी तहसील के झाड़ माजरी में आवश्यक पदों से सृजन यानी कि सहित नया पटवार वृत्त करने की भी स्वीकृति प्रदान करने की जो बात की गई है। बैठक में योजना विभाग की सीधी भर्ती यानी कि सीधी भर्ती के माध्यम से 7 श्रेणी के अलग अलग पद जो है वो भरे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े निर्णय जो है वो इस मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हैं और हिमाचल प्रदेश के हितों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो 44 पद है उनको भरा जाएगा। लाहौल स्पीति में भी टूरिज्म के पद भरे जाएंगे, साथ ही साथ उनको सुचारू किया जाएगा। यानी कि जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं और एक अहम बैठक ये मानी गई है। अहम बैठक में कई चर्चाएं हुई है, चर्चाओं के बाद कई पदों को भरने पर मोहर लगी है। पालमपुर का जो विकास खंड है उसको खोलने की बात की गई है और बद्दी में भी एक सोलन में एक कार्य जो उपमंडलाधिकारी कार्य है उसको कार्यालय खोलने की भी बात कही गई है। तो अहम फैसले जो है इस मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हैं। नासिर, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। अब पंजाब की एक अहम खबर का रुख करते हैं। पंजाब में घर घर राशन स्कीम का आज मुख्यमंत्री भगवंत मान आगाज करेंगे और बताया जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना से इसका आगाज किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पंजाब आएंगे। दोनों नेता लुधियाना के खन्ना कस्बे में रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में अरविंद केजरीवाल की तीसरी रैली होगी। हरसिमरत मेरे साथ जुड़ चुकी हैं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए, जानकारी के लिए। हरसिमरत, ये स्पेशल क्या है इस स्कीम के तहत जो लॉन्च की जा रही है, आगाज किया जा रहा है, और इसको चुनाव से जोड़कर किस तरह से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल नासिर जी, आपको बता दें कि 3 रैलियां जो है आगे हो चुकी हैं। अभी एक और रैली के लिए जो खुद संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक और नया कदम रखने जा रहे हैं। घर घर राशन की शुरुआत जो है वो की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा। अब राशन जो है वो घर घर पहुंचाया जाएगा। पहले जैसे देखा जाता था कि डिपो होल्डर होते थे, डिपुओं से लोग राशन लेकर के जाते थे। बीच में खबर आई कि बड़ी संख्या में जो है वो पंजाब के डिपो होल्डरों के तरफ से बताया गया कि राशन कार्ड जो है लोगों के काट दिए गए हैं। तो कुछ समय पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा वो सारे कार्ड जो है बहाल किए गए, जिससे तकरीबन 10 लाख लोगों को फायदा मिला था। उसके बाद अब नई स्कीम जो है वो लेकर आई जा रही है घर घर राशन की। इससे जो राशन है वो मार्कफेड के द्वारा सप्लाई किया जाएगा और अब ये राशन लोगों के घर तक पहुंचेगा। यानी कि लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। जिस कार्ड के तहत आप जितना राशन लोगों को मिलता है, चाहे 2 किलो 4 किलो 5 किलो जितना होगा, तो उनको अब लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, देरी नहीं होगी और खुद जो है ये पहुंचाया जाएगा कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिनकी ड्यूटी उस तरफ लगाई जाएगी। तो आज इसको लेकर के एक बड़ी रैली जो है खन्ना की अनाज मंडी में हो रही है। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है वो मानी जाती है और यहाँ पर इसकी शुरुआत की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है पहले एक गांव जाएंगे, हम लोगों के गांव जाएंगे और वहां पर इसका शुरुआत करेंगे और उसके बाद 25 गाड़ियां जो है वो इस एशिया की जो सबसे बड़ी मंडी है खन्ना की अनाज मंडी, यहां से भेजी जाएंगी और इसके बाद इसकी शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि इस जो स्कीम से तकरीबन 24,49,000 लोगों को फायदा होना बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि कुछ ही समय में पहले लोकसभा चुनाव जो है वो पंजाब में भी हैं। इसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में कोई भी कमी जो है वो नहीं छोड़ना चाहती आम आदमी पार्टी की सरकार। तो ऐसे में देखा गया है कि जब जब पंजाब में रैलियां हुई हैं तब तक राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ रहे हैं। चाहे घर घर जाकर के जो है वो नॉर्मल जो हमारे काम होते हैं, जो कि जिस जाके लोगों को तहसील में धक्के खाने पड़ते हैं, उसके लिए चाहे वो जन्म सर्टिफिकेट है, चाहे वो मैरिज सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, उसकी भी शुरुआत जो है घरों से की गई थी। तो ठीक इसी तरह की जाएगी। इससे एक चीज का फायदा ये होगा कि लोगों के साथ पर्सनल कनेक्शन जो है वो जरूर पार्टी बनाने में कामयाब रहेगी, जिसका फायदा आने वाले चुनावों में मिल सकता है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हरसिमरत। अलग अलग राज्यों की वो खबरें जो आज सुर्खियों में रहने वाली हैं, चर्चाओं में रहने वाली हैं, खबर की तह तक में हमने आपको उससे रूबरू कराया। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।